नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चंद्रा क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और मैं मनीष चंद्रा। साथियों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की। जी हाँ, एक ऐसा विषय जिससे भारतीय संविधान का हर गंभीर अध्येता अवगत होगा। आप सबने अपने अध्ययन काल के दौरान इस एक प्रश्न के बारे में निश्चित रूप से सुना होगा। यह प्रश्न भी है और एक आरोप भी है जो अक्सर भारतीय संविधान को लेकर लगाया जाता है। क्या भारतीय संविधान एक उधार का थैला है? दुनिया के अलग अलग विद्वानों ने इस बात को लेकर के भारतीय संविधान की आलोचना की है कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से विभिन्न प्रावधानों को लिया गया और भारत का संविधान बना दिया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका आरोप है कि भारत का संविधान एक भानुमति का कुनबा है जिसमें अलग अलग जगहों से ईंट रोड़े लिए गए हैं। लेकिन साथियों, क्या यह आरोप सही है? इस आरोप में कितनी सत्यता है? आज की इस एपिसोड में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम लगातार इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्या किसी संविधान का किसी अन्य देश की संवैधानिक व्यवस्था से प्रेरणा लेना उसे नकल या उधार का थैला बना देता है? यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं क्योंकि भारतीय संविधान को लेकर के लगाए गए इस सबसे बड़े आरोप का उत्तर इसी प्रश्न के उत्तर पे टिका हुआ है। मेरा मानना है कि किसी भी अन्य देश की संवैधानिक व्यवस्था से प्रेरणा लेना कोई नकल या उधार नहीं है। वास्तव में किसी संविधान की मौलिकता का परीक्षण स्रोत की मौलिकता से नहीं हो सकता है, बल्कि यहां हमें यह भी जानना होगा कि हमने बाहर से जो चीजें ली उनका किस तरह से भारतीय संदर्भ में प्रयोग किया, भारतीय परिवेश के अनुकूल बनाने के लिए उसमें क्या बदलाव लाए गए और उन बदलावों के बाद विभिन्न देशों से आयातित प्रावधानों का समाकलन करते हुए एक समग्र संविधान का निर्माण कैसे किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं उन आरोपों की और जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। साथियों, इस आरोप को इतने हल्के में खारिज नहीं किया जा सकता। अगर स्रोत की दृष्टि से देखें तो इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि हमने दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधानों को अपने संविधान में शामिल किया है। यहाँ आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली को लिया है, आयरलैंड से राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत हैं, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया है, कनाडा से सशक्त केंद्र और संघीय व्यवस्था, जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य। अगर हमने इन चीजों को, इन प्रावधानों को विदेशी संविधान से लिया है तो फिर इस बात से हम इनकार तो नहीं कर सकते कि हमने बाहर से अनेक प्रावधान आयातित किए हैं। भारत में संसदीय प्रणाली है, सरकार का चयन विधायिका के मध्य से होता है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया एक प्रावधान है। तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। इसी तरह से आयरलैंड से
हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय से जुड़े हुए विषय शामिल हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से मौलिक अधिकार, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए नितांत आवश्यक है और जिनके अभाव में व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता। यह प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कनाडा से हमने सशक्त केंद्र लिया है। जिस तरह से कनाडा में एक मजबूत केंद्र है और मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है, ठीक वही चीज हमारे यहाँ भी देखने को मिलती है कि हमने अपने संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को अपना लिया है। हमारे संविधान में कई आपातकालीन प्रावधान भी हैं। आपने देखा, हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, यह आपातकालीन प्रावधान से जुड़े हुए हैं। तो वो भी हमने जर्मनी से प्रभावित होकर अपने संविधान में शामिल किया है। इसी तरह से संविधान संशोधन की व्यवस्था है। बदलते समय की जरूरतों के मुताबिक संविधान को किस तरीके से प्रासंगिक रखा जाए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने पूर्व में पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि अगर समय की जरूरतों के साथ साथ संविधान में बदलाव नहीं लाए गए तो संविधान के निष्फल होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का भी प्रावधान लिया। इसी तरह से जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है और बाद में ही सही हमने सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को लिया है। मौलिक कर्तव्य वे नैतिक दायित्व हैं, बुनियादी दायित्व हैं, जिनकी अपेक्षा राज्य अपने नागरिकों से करता है। लेकिन अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हमने विदेशों से इन प्रावधानों को बिल्कुल यांत्रिक रूप से कॉपी कर लिया, उनकी नकल कर ली, या फिर उनमें कुछ बदलाव किया भारतीय परिवेश, भारत की जरूरतों के मुताबिक? यहीं पे इस प्रश्न का उत्तर है कि भारतीय संविधान वास्तव में उधार का थैला है या एक सृजनात्मक संश्लेषण है। साथियों, अगर आप बारीकी से देखें तो आप पाएंगे कि भारत ने विदेशी संविधान से बहुत से प्रावधान लिए हैं, लेकिन उन प्रावधानों का परीक्षण किया है, क्या उचित है, क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं है, कहां तक हमें उन व्यवस्थाओं को अपनाना चाहिए, उनमें कहां तक बदलाव की आवश्यकता है, और बदलाव के पश्चात भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक उनका अनुकूलन करते हुए संविधान में उन्हें शामिल किया गया। मैं इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली, इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में राजतंत्र है, वहां राजा है, मगर हमने तो गणतंत्र को रखा है। हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता, ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो ब्रिटेन की व्यवस्था को पूरी तरह से हमने कॉपी नहीं किया है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश संसद की स्थिति का आकलन आप इस कथन से कर सकते हैं कि ब्रिटिश संसद पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने ब्रिटिश संविधान से बिल्कुल यांत्रिक रूप से किसी प्रावधान को शामिल नहीं किया है। अब हम आते हैं
यूनाइटेड स्टेट से लिए गए मौलिक अधिकार के ऊपर। साथियों, यूनाइटेड स्टेट्स में मौलिक अधिकार आत्यंतिक है, एब्सोल्यूट लगभग, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान निर्माता इस बात से भली भांति अवगत है कि भारत में जो विविधता है, धार्मिक विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है, जातीय आधार पर समाज में एक स्तरीकरण है, कुल मिलाकर भारत की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हमें व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक सुरक्षा, इनके बीच एक संतुलन बनाना होगा। और यही वजह है कि भारत में मौलिक अधिकार आत्यंतिक नहीं है, अर्थात भारत में मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि भले ही हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया, लेकिन उसे भारतीय परिवेश के मुताबिक बदल कर ही संविधान में स्थान दिया गया। इसी तरीके से अगर कनाडा की बात की जाए तो यह सही है कि कनाडा में एक मजबूत संघ है, केंद्र है मजबूत, और मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है। लेकिन भारत में ऐसा करने के पीछे वजह ये नहीं थी कि हमने कनाडा से जो लिया हूबहू से कॉपी करना था। दरअसल 1947 में देश जब आजाद हुआ तो हमने विभाजन की त्रासदी झेली थी, सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर था, रियासतों के एकीकरण की चुनौती थी, क्षेत्रीय विविधता थी, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग हो रही थी, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के सामने गंभीर चुनौतियां थी। वैसी स्थिति में संविधान निर्माताओं ने अगर सशक्त केंद्र का प्रावधान किया तो वह सिर्फ नकल नहीं था, वह भारत की तत्कालीन परिस्थितियों से प्रेरित और प्रभावित कदम था। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब हम इस आरोप के ऊपर विचार करते हैं कि भारतीय संविधान क्या उधार का थैला है, तो हमें इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक और उदाहरण मैं आयरलैंड का देता हूं। आयरलैंड से हमने नीति निदेशक सिद्धांत लिए हैं, लेकिन भारतीय संविधान में उसे शामिल करने के पीछे क्या सिर्फ एक यही वजह थी कि आयरलैंड में वो चीजें थी संविधान में? नहीं। दरअसल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्होंने इस देश की जनता से एक वादा किया था कि जब आजादी मिलेगी तो सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि गोरे जाएंगे और उनके स्थान पर काले राज करेंगे, या फिर सिर्फ शासक वर्ग बदल जाएगा, चरित्र नहीं बदलेगा सत्ता का। ये वादा हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जनता से किया था। और उसी वादे को पूरा करने के लिए जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो हमने सिर्फ राजनीतिक आजादी, राजनीतिक लोकतंत्र को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी हमारे संविधान निर्माताओं के विचार में था। बाबा साहब ने खुद भी कहा था कि जब तक हम सामाजिक और आर्थिक आजादी नहीं दिला देते, तब तक राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ नहीं है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी अगर आप इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में देखें, तो
तो आपको यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत वस्तुतः भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं से प्रेरित है। अब हम बात करते हैं आपातकालीन प्रावधानों की। जर्मनी के संविधान से हमने इन प्रावधानों को लिया, लेकिन इन प्रावधानों को लेने के बाद इन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल संवैधानिक ढांचे में रखा गया और आपने देखा कि किस तरीके से जब भारत में पहली बार और अब तक की एकमात्र इमरजेंसी लगी तो उसके अनुभवों से सीख लेते हुए हमने संविधान में बदलाव किए ताकि लोगों के अधिकारों के ऊपर गलत तरीके से हस्तक्षेप न हो, लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण न हो। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि संविधान में हमने भले ही बाहर से अनेक प्रावधान लिए हों, लेकिन उनका परीक्षण भारतीय परिस्थितियों में किया और यह देखा कि भारत की परिस्थितियों के अनुकूल कौन सी व्यवस्थाएं सही हैं, कौन सी नहीं हैं, क्या बदलाव किए जाने चाहिए, और तभी हमने उन्हें अपने संविधान में स्थान दिया। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में सारे प्रावधान बाहर से ही लिए गए हैं। भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो विशुद्ध भारतीय हैं। आप सार्वभौम वयस्क मताधिकार देखिए, ये जो व्यवस्था है यह उस समय यूरोप के बहुत से देशों में नहीं थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने तो पहले दिन से अमीर हो गरीब हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई पढ़ा लिखा है कोई नहीं पढ़ा लिखा है, कोई भेदभाव नहीं किया और हर वयस्क को मताधिकार दिया, क्योंकि हमारा मानना था, संविधान निर्माताओं का मानना था कि देश की आजादी की लड़ाई में, देश के नवनिर्माण में सबका योगदान रहा है और होना भी चाहिए। इसी तरह से अस्पृश्यता निवारण। साथियों, भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग सामाजिक और धार्मिक कारणों से अस्पृश्यता का शिकार था। वह छुआछूत जैसी बुराई का दंश झेलने को मजबूर था। संविधान निर्माताओं के सामने यह चुनौती थी कि इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका जाए और हाशिए पर पड़े इस वर्ग का भी मुख्य धारा के साथ मिलन। इसीलिए यह प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। सामाजिक न्याय और आरक्षण। समाज की अंतिम पंक्ति, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास था। आप जो आरक्षण का प्रावधान देख रहे हैं, यह प्रावधान भी कहीं ना कहीं इसी चेतना से प्रभावित था। हमने संविधान में समानता की बात की, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा कि समानता समान लोगों के मध्य हो। और यही वजह है कि हमने एक तरफ जहां ये कहा कि राज्य रोजगार के मामलों में केवल जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, वहीं यह भी सुनिश्चित किया कि समाज का जो वर्ग हाशिए पर रहा है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा है, उसे आगे बढ़ने के लिए कुछ विशेष अवसर, सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोकतंत्र की बात करें तो यह भी भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की जो संकल्पना थी, उससे प्रेरित होकर के हमने इसे संविधान में स्थान दिया है। कुल मिलाकर अगर ये कहें
कि भारत का संविधान अलग अलग जगह की अच्छाइयों को लेने के साथ ही हमारे देश के अंदर जो संविधान निर्माताओं के सामने चुनौतियां थीं, जो एक नए भारत के निर्माण का उनका सपना था, उनसे प्रेरित रहा। और आप इसकी झलक देख सकते हैं संविधान के विभिन्न प्रावधानों में, तो यह गलत नहीं होगा। इसके पहले कि मैं इस चर्चा का समाहार करूं, इस चर्चा को अंत तक ले जाऊं, एक और विषय के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, और वो है 1935 के अधिनियम का प्रभाव। अनेक विचारक मानते हैं कि 1935 का जो अधिनियम है उससे भी हमने बहुत सी चीजें ले ली हैं, और इस वजह से भी हमारा संविधान उधार का थैला है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 1935 का अधिनियम जो था, उससे जो व्यवस्थाएं हमने ली, उनके पीछे दो मुख्य वजह थी। एक, अगर आपने भारत में संवैधानिक सुधारों के इतिहास का अध्ययन किया हो तो आपने यह पाया होगा कि समय समय पर भारत में जो इस तरह के अधिनियम लाए गए, चाहे 1919 में लाया गया, चाहे 1909 में लाया गया, या फिर 1935 में, ये कहीं ना कहीं भारतीयों की मांग और भारतीयों के संघर्ष का ही परिणाम था। तो इसलिए इसे विदेशी कहना उचित नहीं है। दूसरी बात, संविधान निर्माताओं ने औपनिवेशिक प्रशासन से उन संस्थाओं को ही ग्रहण किया जो कि शासन की निरंतरता के लिए, अच्छे तरीके से शासन के संचालन के लिए उपयोगी थी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि ये संस्थाएं लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक दायरे में ही काम करें। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने इस आरोप का जवाब खुद दिया था कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, और उन्होंने जो बात कही वह आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि संविधान के मूलभूत विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर कोई विदेशी व्यवस्था भारतीय स्थितियों के अनुकूल है तो उसे नहीं अपनाने का कोई कारण नहीं है। और आप सोचें कि जहां हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, वहां अगर हमने अच्छाई कहीं से सीख ली, कहीं से ग्रहण किया, तो इसमें बुराई क्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात और भी कही थी कि नया होना ही अच्छा होने की गारंटी नहीं है, और पुराना या विदेशी होना अपने आप में खराब होने का प्रमाण नहीं है। अगर आप संविधान निर्माण की प्रक्रिया को उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि हमारे सामने दो विकल्प थे, या तो हम सब कुछ बिल्कुल नया अपने तरीके से करें, या फिर अगर कहीं अन्य जगह से कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं तो उन्हें भी अपना लें। और संविधान निर्माताओं ने दूसरा रास्ता चुना, जो कि बिल्कुल व्यवहारिक रास्ता था। हम किसी बात को, किसी अच्छे विचार को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर सकते कि वह किसी विदेशी संविधान में है। वैसे भी विचार वैश्विक हो सकते हैं, लेकिन उनका संवैधानिक अर्थ संदर्भ से निर्धारित होता है। इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं या विचारों को केवल उनके मूल स्रोत से समझना पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए। संविधान में हर दिन बदलाव हो रहा है, और इसके निर्माण की यात्रा इसके लागू होने के बाद भी जारी है। संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से
न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से, राजनीतिक अनुभवों के माध्यम से, सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से हमारे संविधान का निरंतर विकास हो रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में किया था। कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा के बाद अगर हम संक्षेप में कहें, निष्कर्ष रूप में कहें, तो हम यह कह सकते हैं कि भारत का संविधान स्रोत की दृष्टि से आयातित प्रावधानों का संकलन हो सकता है, लेकिन उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग, उनके अनुकूलन, उनके परीक्षण को अगर हम देखें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमने विदेशों से आयातित प्रावधानों का भी भारतीयकरण किया है, और शायद यही वजह है कि आज भी हमारा संविधान इतने बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है। अगर हमने संविधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढाला होता तो आज दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी तमाम संविधान लिखे जा चुके होते या कूड़े के ढेर में पड़े होते। लेकिन यह भारतीय संविधान की जीवंतता और प्रासंगिकता ही है जो भारतीय संविधान आज भी इस देश का मार्गदर्शक बना हुआ है, और इस बात की कोई वजह नहीं नजर आती कि आने वाले समय में भी भारत का संविधान हमारे लोकतंत्र, इस देश के भविष्य को राह दिखाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको यह बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि भारत का संविधान उधार का थैला नहीं है, बल्कि एक सृजनात्मक संश्लेषण है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको कहीं कोई समस्या हो, कोई आपके सवाल हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।